तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की उस समृद्ध और दिलचस्प आर्ट और कल्चर की, जिसके बिना वहां की पहचान अधूरी है। हम पारंपरिक राजस्थानी जीवन चक्र और उनके संस्कार और उनकी जो एकदम स्पेसिफिक वोकैबुलरी है ना, उसको डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं इस बेहद रोचक एक्सप्लेनर को। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एकदम बेसिक से देखें तो पारंपरिक जीवन को एग्जैक्टली 16 अलग-अलग संस्कारों में बांटा गया है। 16 संस्कार, है ना? और कमाल की बात यह है कि ये जन्म से पहले शुरू होते हैं और आखिरी सांस के बाद तक चलते हैं। यही एक मनुष्य के जीवन का पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं। इस पूरे सफर को इजीली समझने के लिए हमने इसको 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, जन्म और बचपन। दूसरा, शिक्षा और गुरुकुल। तीसरा, अनोखी विवाह रीतियां। और आखिर में शोक और मृत्यु संस्कार। एक रोड मैप की तरह इसे अपने माइंड में रखिएगा। तो पहला सेक्शन है जन्म और बचपन, यानी द फर्स्ट राइट्स ऑफ पैसेज। अब यहां एक आश्चर्यजनक ट्विस्ट है। जीवन के शुरुआती 3 संस्कार तो एक बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही पूरे हो जाते हैं। जी हां, जन्म से भी पहले। देखिए, ये 3 प्री बर्थ स्टेप्स हमें बताते हैं कि प्राचीन संस्कृतियां अजन्मे बच्चे की सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा सतर्क थीं। पहला स्टेप है गर्भाधान। फिर आता है पुंसवन, जो दूसरे या तीसरे महीने में होता था एक स्वस्थ उत्तराधिकारी के लिए। और तीसरा है सीमांतोन्नयना। इसमें 8वें या 9वें महीने में गर्भवती महिला की मांग भरी जाती थी। बेसिक आइडिया ये था कि आने वाले बच्चे को हर बुरी नज़र या शक्ति से बचाया जा सके। अब जन्म के बाद की टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इनको आसान बनाने के लिए हम जे अक्षर का एक ब्लॉक याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जामना यानी नानी हाल से आए उपहार। जडूला मतलब जब बच्चे के पहले बाल कुल देवी या देवता को चढ़ाए जाते हैं। जलवा, जो कुआं पूजन होता है। और जातकर्मा, जिसमें बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाई जाती है। पर यहां एक कैच है, जातकर्मा कभी भी पिता द्वारा नहीं किया जाता था। है ना इंटरेस्टिंग डिटेल? एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स उस समय के रोचक सांस्कृतिक अंतर को। ध्यान से सुनिए, लड़के का जन्म होने पर जोर जोर से कांसा थाली बजाई जाती थी और एक पीले रंग का कपड़ा लाया जाता था। वहीं लड़की के जन्म पर सूप यानी छजला बजाया जाता और गुलाबी या केसरिया रंग का कपड़ा लाया जाता था। सेलिब्रेशन का इंटेंशन एक था, पर तरीके बिल्कुल अलग थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टाइमलाइन पर। जब बच्चा 4 महीने का होता है तो आता है निष्क्रमण, जहां बच्चे को लाइफ में पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। और फिर 6 से 7 महीने के होने पर अन्नप्राशन, मतलब शिशु को उसका पहला ठोस आहार खिलाया जाता है, स्पेशली मोटा अनाज। चलिए, अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, शिक्षा और गुरुकुल, द पाथ ऑफ नॉलेज। ये लाइफ का वो फेज था जहां एनर्जी टोटली शिफ्ट होती थी कड़ी अनुशासन, फोकस और कठिन तपस्या की तरफ। शिक्षा की शुरुआत में होता था यज्ञोपवीत, यानी पवित्र जनेऊ संस्कार। अब इसमें एक बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। अविवाहित युवकों के लिए 3 धागों वाली जनेऊ होती थी, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक थी। लेकिन विवाहित पुरुषों के लिए यही जनेऊ 6 धागों की हो जाती थी। एक बार इसे पहन लिया तो समझिए स्वच्छता और सेल्फ कंट्रोल के बेहद स्ट्रिक्ट नियम लागू हो गए आप पर। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये पूरी एजुकेशनल जर्नी कैसे चलती थी। पहले विद्यारंभ, जहां घर पर ही ओम लिखना सिखाया जाता। फिर वही याज्ञोपवीत संस्कार, जिसके बाद गुरुकुल में पूरे 12 साल की स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती थी। और जब ये सब खत्म होता था तो आता था केशंथ या समावर्तन। आप इसे उस जमाने का ग्रेजुएशन सेरेमनी समझ लीजिए, जहां गुरु अपने शिष्य को समाज में वापस लौटने के आखिरी लाइफ लेसन्स देकर विदाई देते थे। तीसरा सेक्शन है यूनिक मैरिज रिचुअल्स, यानी गृहस्था आश्रम में प्रवेश। 25 वर्ष के बाद शुरू होने वाली इस यात्रा की वोकैबुलरी बहुत ही जटिल और मल्टी लेयर्ड है, तो ध्यान दीजिएगा। विवाह सेट होने से लेकर मंडप तक हर एक स्टेप का अपना अलग नाम है। जैसे बदालिया, ये उस मैचमेकर या बिचौलिए को कहते हैं जो रिश्ता पक्का करवाता है। चिकनी कोथली, इसमें दुल्हन के लिए शुरुआती उपहार आते हैं। फिर आता है बारी पडला, जिसमें दुल्हन की पोशाक और गहने शामिल होते हैं। और काकनदोरा, ये लोहे और लाख के प्रोटेक्टिव धागे होते हैं जो दूल्हा दुल्हन की कलाई पर उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए बांधे जाते हैं। अब जरा इस वर्ड को ध्यान से सुनिए, मुंडाना। ये एक हाईली टेस्टेड टर्म है। गणेश स्थापना होने के ठीक बाद स्पेशली वेडिंग फीस्ट यानी विवाह का भोज पकाने के लिए जो लकड़ियां काटकर आंगन में लाई जाती हैं, उन्हें ही मुंडाना कहते हैं।
ये पूरी प्रोसेस का एक बहुत ही पवित्र हिस्सा माना जाता है। Now, what's really interesting about this slide is ये तोरण मारने की मिथ। हम सब ने तोरण की प्रथा देखी है, पर इसके पीछे की कथा बड़ी अजीब और रोचक है। ऐसा माना जाता था कि तोरण असल में एक राक्षस था। और वो करता क्या था? वो तोते का रूप लेकर दुल्हनों को मक्खी बनाता और एक कुएं में छुपा देता था। भगवान शिव ने अपने विवाह से पहले इस राक्षस को हराया था। बस तभी से प्रवेश द्वार पर तोरण मारना विजय का प्रतीक बन गया। लिटरली माइंड ब्लोइंग कहानी है। मंडप के ठीक अंदर की प्रोसेस पर आते हैं। जब दूल्हा और दुल्हन के वस्त्रों को आपस में बांधकर एक फिजिकल नॉट बनाई जाती है तो उस एक्ट को छेदा-छेदी कहते हैं। और एक और क्यूट सी रस्म होती है जहां दुल्हन की माँ यानी सास दूल्हे के दुपट्टे को बांधती है, जिसे जेवडो कहा जाता है। असल में ये इस बात का कमिटमेंट है कि दुल्हा उसकी बेटी का हमेशा एक माँ की तरह ध्यान रखेगा। विदाई के ठीक बाद इन दो टर्म्स में अंतर समझना जरूरी है। नए घर में अचानक से सब नया होता है, तो दुल्हन को अकेलापन महसूस हो, इसलिए उसके साथ उसकी एक छोटी सहेली या संगिनी भेजी जाती थी। इसे ओलोंदी कहते हैं। पर अगर दुल्हन की उम्र बहुत छोटी होती थी तो उसकी विदाई तुरंत नहीं होती थी। एक निश्चित आयु के बाद जब उसे ससुराल भेजा जाता तो इस प्रोसेस को आना या मुकलावा कहते थे। इस मैरिज सेक्शन को हम रैप अप करेंगे ससुराल में पहले दिन के रिचुअल्स से। यहाँ एक टर्म आता है हद बोलनी, यानी कि मुख दिखाई। यहाँ महिलाओं के बीच दुल्हन का घूंघट उठाया जाता है और उसे एक शगुन दिया जाता है। और फिर होता है हिरवानी, जो दुल्हन का ससुराल में पहला ट्रेडिशनल सुबह का नाश्ता होता है। और अब हम इस जीवन चक्र के चौथे और आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं, शोक और मृत्यु के संस्कार, द फाइनल फेयरवेल। ये आखिरी विदाई का समय है जहां इन प्रथाओं का फोकस बेहद सम्मान, मर्यादा और शांति पर होता है। इस अंतिम यात्रा की शब्दावली को ध्यान से देखिए। बेकुंठी एक स्पेशली सजी हुई अर्थी होती है जो सिर्फ उन बुजुर्गों के लिए बनती है जिन्होंने अपनी पूरी आयु खुशी खुशी जी ली हो। यात्रा के दौरान रास्ते में जो सिक्के फेंके जाते हैं उन्हें बिखेर कहते हैं। घर और शमशान घाट के बीच में जो आराम का एक पॉइंट आता है वो अढेटा कहलाता है। और शोक व्यक्त करने के लिए सगे संबंधियों द्वारा बाल कटवाने को बदर होना कहा जाता है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इन दो आखिरी शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मौसार और जोसार। मौसार वो पारंपरिक मृत्यु भोज है जो किसी के निधन के 12वें दिन आयोजित होता है। लेकिन जोसार बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा भोज है जो कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए ही अपने खुद के हाथों से समाज के लिए आयोजित कर देता है। एकदम ऑपोजिट, है ना? तो एक बार सोचिए, गर्भाधान से लेकर आखिरी विदाई तक हमारी हर सांस और हर इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट को मैप करने वाले ये 16 प्राचीन संस्कार आज की आधुनिक और फास्ट पेस्ड लाइफ में भी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को किस तरह आकार दे रहे हैं। इस चिंतनशील सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इन रीति रिवाजों को एक नए क्लियर पर्सपेक्टिव से समझने में जरूर मजा आया होगा।